स्टार्टअप्स की फैंसी दुनिया में हम सभी उत्सुक हैं और हम सभी इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका इंतजार खत्म हो गया है और अब इस सेक्टर से जुड़ी सारी बातें आपके सामने आ गई हैं ताकि आप भी अपने अकाउंट से अपनी योजना बना सकें। परिचय। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब के बारे में जानेंगे, जिसे अरविंद अरोरा, जिन्हें हम सभी E2 सर के नाम, निवेशक और कॉलेज के छात्रों के लिए टेक अवे वाली किताब है, जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए महत्वपूर्ण लेंसों को साझा किया गया है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा या शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अरविंद अरोरा एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक, एक प्रेरक वक्ता या प्रेरक वक्त प्रणेश जैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वो भारत में जाने माने वित्तीय डेटा विश्लेषक, स्टार्टअप फॉरेंसिक और परिश्रम सलाहकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक वित्त पोषित स्टार्टअप के साथ काम किया और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत अनुभव लिया। वे कंपनियों में वीसी, बिजनेसमैन और वेंचर पार्टनर। पसंद आया तो आप इस किताब को विस्तार से जरूर पढ़ें। ये किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों वेबसाइट अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। पुस्तक को आसानी से समझने के लिए इसमें महत्वपूर्ण लेसनों के 12 अध्यायों का वर्णन किया गया है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अध्याय 1। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर आवंटन में सामना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। यहां सिर्फ एक चीज है जो ठीक करने की जगह है, वो है उन शेयर्स का मालिकाना हक जो वे देना चाहते हैं। क्या वे इसकी कोई लिखित प्रतिबद्धता दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो जब वो इंसान कंपनी से बाहर चला जाएगा तो उस समय क्या स्थिति सामने आएगी और वे इससे कैसे डील करेंगे? एक संस्थापक के लिए यह सोचना जरूरी है कि इसके आधार पर एक पुजारी को 2% इक्विटी शेयर दिए थे। इस कोचिंग को मिलकर काम करना था और कंपनी के विकास में योगदान देना था। हालांकि महाबात 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेशी पत्रिका में पढ़नी पड़ती है। इस परिस्थिति में मौखिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर 2% स्थापकों और कंपनी के पास कानूनी विकल्प हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या उनके पास उसके लिए आवश्यक समय और पैसा है? तो ध्यान दें। अध्याय 2। समझ के बिना फंड जुटाना और फंडिंग राउंड का संचालन करना। जब कोई स्टार्टअप फंड जुटाने का फैसला लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की वित्तीय स्थिति, बाजार की क्षमता, विकास और उद्यम को इससे मिलने वाली कीमत की ठीक समझ होना जरूरी है। नए स्टार्टअप संस्थापकों के लिए इन फोरम के बारे में सलाहकारों का होना बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि कैसे स्टार्टअप फाउंडर की प्रवाह के आधार पर पंजीकृत मूल्यांककों या व्यापारी अर्थात बैंकरों के माध्यम से तय किया जाता है। यहाँ एक स्टार्टअप संस्थापक कंपनी के विशाल भविष्य को अनुदान इकट्ठा करता है और इसके अलावा छोटे स्टार्टअप के लिए अनुदान इकट्ठा करना आसान हो जाता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आज का समाधान करने में पैसा आ रहा है तो क्या गलत है। छोटे स्टार्टअप में ऐसे लोगों का पैसा निवेश किया जा रहा है जिनके पास ठीक ठाक निवेशक शामिल नहीं हैं। आमतौर पर कुछ उपदेशक यानी संरक्षक या व्यक्तिगत संपर्कों की सलाह के कारण ये लोग स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं और ये कंपनी है और इसके सिर्फ 20 दिन बाद 20 लाख अनुदान पर 10 करोड़ की रेटिंग है। ये उन्हें अपना उत्पाद विकसित करने में मदद करता है। लगभग 2 महीने बाद उत्पाद तैयार होता है और कुल विकास लागत 15 लाख है। उन्होंने प्रोडक्ट बिजनेस शुरू कर दिया। वे मार्केटिंग और नई टीम बनाने पर काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। निर्णय हो सकता है क्योंकि ये सभी व्यक्तिगत बचत को मुक्त कर सकता है।
वैसे तो वे किसी भी बैंक से असुरक्षित ऋण लेने के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति का ठीक से समाधान नहीं हो सकता। ये स्थिति हमें सिखाती है कि अपने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप से धन उगाही का सही आकलन करना वास्तविकता बहुत बाद में समझ में आती है। संस्थापकों के लिए ये सूचित आवश्यक है कि धन उगाही पर मूल्यांकन संतुष्टि आधारित चुनौतियों का कारण बन सकता है। अध्याय 3, एक व्यवसाय को खत्म करना, स्टार्टअप शुरू करना। हमारे देश में ऐसे कई युवा लोग हैं जो अमीर परिवार से आए हैं और उनके परिवार में बहुत अच्छे व्यवसाय लगे हैं, वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए वे परिवार के व्यवसाय को खिरा करते हैं, अपने खुद के स्टार्टअप को शुरू करने के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कुछ भी गलत नहीं है, लेखक कहते हैं उन्होंने कई सफल स्टार्टअप देखे हैं जहां युवाओं ने स्टार्टअप की दुनिया में अपने परिवार के व्यवसाय की एक नई पहचान बनाई है। ये जरूरी है, अब ये आपके अंदर स्थिर और बन जाता है। जिस दिन से आपका स्टार्टअप आपके लिए बड़ा हो जाए, उस दिन से समझ लें कि आपके सभी निर्णय सही होंगे, चाहे उनमें निवेशक अनुदान या बैंक ऋण शामिल हों। अध्याय 4, काम करने के बजाय स्टार्टअप शुरू करना। जब भी हम काम शब्द सुनते हैं तो हम हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक वे यकीन नहीं होते कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम किया और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि अधिकांश स्टार्टअप जो बंद हो गए हैं, उनके संस्थापकों का काम वापस आ गया है, आपके लिए खुले हैं। इसका प्रमाण है, यदि आप स्टार्टअप जीवन से निराश हो गए हैं और आपके स्टार्टअप की सफलता को लेकर तनाव में हैं, तो आप हमेशा काम पर लौट सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये कैसे मान्यता प्राप्त करें कि काम में बने रहना है या स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से काम पर वापस जाना मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को पहले शुरू करने से आपकी आय और बचत अनुभव से ज्यादा या कम से कम समान होनी चाहिए। अध्याय 5, स्टार्टअप को संस्थापकों में बदलें। यह एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप संस्थापक बार बार फंसते हैं। आपने नेशनल टीवी के एक मशहूर चैनल में भी इसी तरह का एपिसोड देखा होगा, जहां स्टार्टअप संस्थापकों ने निवेशकों को कंपनी में अपना एक बड़ा स्थान दिया है। उन्होंने निवेशकों को संस्थापक बनाया, यानी कंपनी के अंदर अधिकार काफी सीमित होते हैं। हालांकि स्टार्टअप्स को स्वामित्व अधिकार प्राप्त है, लेकिन कंपनी के व्यापार संचालन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है।
इसका मतलब ये है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यापार बनाना और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। IT के 2 संस्थापकों ने एक इनोवेटिव हेल्थ केयर डिवाइस कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य वस्तुओं के संयोजन से एक अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने इस उपकरण को विकसित करने के लिए केवल कुछ एंगल से फंडरेजिंग। निवेशक की वित्त की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसने 6 महीने में उत्पादों को समझा और उसकी बाजार क्षमता को समझा। बाद में निवेशक ने अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया और उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह संस्थापक के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को समझाया। पास उनके उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6 स्टार्टअप में अवैध निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पोषण करता है और उसे स्टार्टअप तक ले जाता है। हालांकि उसे हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं, तो आपके लिए उनकी इक्विटी को समझना जरूरी है। उन्होंने पहले भी क्या निवेश किया है, क्योंकि अगर उन्हें निवेश के जोखिम के बारे में पता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां उन्होंने निवेशक से निवेश ले लिया, निवेशक की मानसिकता नहीं थी। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए संस्थापकों को काम नहीं करते। बहुत से निवेशक संस्थापक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे उनकी कार्य प्रॉफिटेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है, जो संस्थापकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करती है। किसी भी कंपनी का आकलन अलग अलग कारक पर तय होता है। यहां तक कि जो स्टार्टअप शुरू से ही घाटे में चल रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वह अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में दर्जा मिलने के बाद या पहले अगर फंड आना बंद हो जाता है, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अपनी कंपनी के लिए बायआउट करना, दूसरा विकल्प है अपनी कंपनी के लिए आईपीओ निकालना, तीसरा विकल्प है कंपनी बंद करना। मजेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने, अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापकों में स्टार्टअप का नाम क्यों रखा है, इसलिए कंपनी को शेयर से अच्छा फायदा हो। अध्याय 9 मुख्य उत्पाद था और व्यापार पर ध्यान दें। ज्यादातर स्टार्टअप्स को फंडिंग मीटिंग के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें समझ नहीं आता उत्पाद पर ध्यान देना चाहिए और उनकी गुणवत्ता में सुधार पर काम करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उत्पाद या ब्रांड बाजार में उनका मुकाबला न कर सके। यही वो चीज़ है जो आपके स्टार्टअप को बाजार में यूनिक सेलिंग प्रपोजल यानी यूएसपी दिलाती है।
इसके लिए सबसे पहले आपको इन प्रोसेस से गुजारना होगा। विचार यानी आइडिया। सबसे पहले आपके पास व्यवसाय के विचार होने चाहिए। अपने स्टार्टअप की तैयारी करने और उस पर काम करने से पहले अपने विचार को पूरी तरह से मान्य यानी वैध जरूर करें। क्या सच में हो, और इसी के साथ बाजार की मांग का ध्यान रखना होगा। यदि आपका उत्पाद विकास यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं किया गया है तो आप जल्द ही अपने स्टार्टअप की दौड़ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बारे में उत्पाद का परीक्षण करना यानी प्रोडक्ट टेस्टिंग और बाजार की प्रतिक्रिया से आपको पता चल जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के शुरुआती दिनों में की निवेशक अनुदान देते हैं। चरण यानी रेवेन्यू चरण में कंपनी को सुपर एंजल या कुछ फैमिली ऑफिस रेवेन्यू पोषण मिल जाता है। जैसे ही कंपनी अपनी व्यावसायिक यात्रा करती है और अच्छी आय के साथ आगे बढ़ती है तो उद्यम बल्कि एक स्टार्टअप संस्थापक तब सफल होता है जब वह सही समय पर स्टार्टअप से बाहर निकलता है और अपना पैसा कमाता है। स्टार्टअप संस्थापक के लिए अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी की योजना बनाना जरूरी है। एक ठीक तरह से बनी एग्जिट स्ट्रैटेजी से न केवल संस्थापक को फायदा होता है बल्कि पीयू यानी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयरों की सूची बनाकर स्टार्टअप को सार्वजनिक करना, इससे संबंधित सार्वजनिक बाजार में आपके शेयर की बिक्री जारी रहती है। विलय यानी मर्जर, स्टार्टअप के लिए किसी दूसरी कंपनी के साथ प्राइवेट इक्विटी बायआउट, स्टार्टअप को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कहा जाता है जो इसकी रेटिंग चाहती है और फिर इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। अध्याय 10, भारत में एक कंपनी का पंजीकरण यानी रजिस्टर कैसे करें। 11, पंजीकरण कराना चाहते हैं। सामान्य विकल्प में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी आदि शामिल हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणिक लें। निर्देशक की पहचान संख्या लें। नाम नवीन यानी नाम आरक्षण, अपनी कंपनी के लिए एक अद्वितीय नाम चुनें और निगम दस्तावेज यानी निगम दस्तावेज भरें। एक बार जब नाम अनुवेदन हो जाए तो एमसीए पोर्टल पर एसपीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा फॉर्म से एमओए, एओए और अन्य आवश्यक फॉर्म जिसमें निगम दस्तावेज और पैसा जमा करें। कंपनी की प्रॉपर्टी के आधार वर्गीकरण यानी कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के बाद विभिन्न कानूनी और सांविधिक योग्यताएं जैसे माल और सेवा कर, जीएसटी पंजीकरण यदि लागू हो तो और अन्य किसी आवश्यक लाइसेंस या परमिट का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। अध्याय 11, कंपनी के निगरानी प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, सर्वसम्मति की घोषणा, फॉर्म DRI-2 और DRI-8, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, उपयोगिता बिल यानी यूटिलिटी बिल, पैन कार्ड, व्यवसाय आरंभ करने की घोषणा में इसका विस्तार से विवरण है। अध्याय 12, स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप मॉडल कई तरह के होते हैं। लेखक ने इस पुस्तक में 20 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बताए हैं। हम यहां बस कुछ ही महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल पर चर्चा करेंगे। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम, उदाहरण के लिए जीमेल, गूगल ड्राइव, iCloud आदि। सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में ग्राहकों को नियमित सदस्यता शुल्क के बदले आवर्ती आधार पर उत्पाद या सेवा देना शामिल है। उम्मीद के अनुसार और स्थिर राजस्व धाराएं उत्पन्न और लेन देन कर सकते हैं। इस मॉडल में मार्केटप्लेस ऑपरेटर इन इंटरैक्शन को आसान संरचनाएं बनाते हैं और कमीशन, लिस्टिंग फीस या सदस्यता शुल्क यानी सब्सक्रिप्शन फीस जैसे अलग अलग तरीकों से आय उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, अमेजॉन। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, एग्रीगेटर बिजनेस उदाहरण के लिए ओला टैक्सी, उबर, एयरबीएनबी, रैपिडो। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, पे एज यू गो बिजनेस मॉडल जिसे उपयोग आधारित या उपकसब आधारित मॉडल के रूप में जाना जाता है, इसमें कस्टमर्स को उतना ही पे किया जाता है जितना वो यूज करते हैं। यह मॉडल कस्टमर्स को यूज में कुल 39 अध्याय हैं। हमारे सारांश में 12 अध्याय शामिल हैं। बाकी के अध्यायों के लिए आपको इस पुस्तक को विस्तार में ससरी करना होगा। इसमें आप ये भी जानेंगे कि स्टार्टअप का फंड कैसे यूज करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की वास्तविकता क्या है। स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये पूरा अध्याय है। तो अभी इस पुस्तक के विदेशन में दिए गए लिंक से प्रस्तुत करें और इसका विस्तार से समझने का प्रयास करें। इस पुस्तक से आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। स्टार्टअप का स्याह पक्ष पुस्तक की समीक्षा, अरविंद अरोड़ा और प्राणेश जैन से आपके अंदर और बाहर की सारी बातें पता चल जाएंगी। ये पुस्तक स्टार्टअप जगत के मोस्ट रहस्यों को उजागर करती है और सूक्ष्म विषयों को समझने में काफी प्रभावशाली है। हालांकि पुस्तक में एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें कई वस्तुओं के लिए बिजनेस का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन जो इस स्टार्टअप कल्चर में घुसना चाहता